हेलो बच्चों, ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4 है। इसमें हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ एक्सक्रीशन? हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म देखने कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं कौन कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो रिमूव करते हैं। तो अलग अलग टाइप का वेस्ट ये रिमूव करते हैं जैसे जैसे इनका एनवायरनमेंट या हैबिटाट होता है। तो देखते हैं ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी से, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये होती हैं फिशेस। नेक्स्ट, ऐसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी से, तो उन्हें हम कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ह्यूमन और बहुत सारे एम्फीबियंस। नेक्स्ट है अपना ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूव करते हैं बॉडी से, उन्हें हम कहते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बर्ड, इंसेक्ट और रेप्टाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखना है ह्यूमन बॉडी में कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन होने के लिए एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में 2 किडनी होती हैं, इसीलिए इसको पेयर में कहा है, और 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी जो होती है वो हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किडनी के अंदर फंक्शनल यूनिट पाई जाती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, हर एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन होती हैं, तो 2 किडनी में 2 मिलियन नेफ्रॉन हो गई। यूरिन जो बनती है किडनी के अंदर, उसे पास किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर में तब तक स्टोर रहती है जब तक इसको रिलीज़ ना किया जाए यूरेथ्रा के थ्रू। किडनी जो होती है वो लोकेटेड होती है एब्डोमेन के पास में और बैकबोन के दोनों तरफ। ठीक, नेक्स्ट देखना है कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है। यूरिन का प्रोडक्शन पूछे क्वेश्चन में या स्ट्रक्चर पूछे नेफ्रॉन का, तो आंसर आपको यही लिखना है। नेफ्रॉन एक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की। फिर उसके बाद क्या देखना है, जो है उसमें एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है इसके अपर एंड पे। उस कप शेप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल के अंदर बंडल ऑफ कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उस बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। कैसे दिखता है, अगर सिंपल स्ट्रक्चर बनाना है तो ये वाला डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बनाओगे तो मतलब आसानी हो जाएगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और नंबर भी तो नहीं कटेंगे। ठीक है, तो देखो ये बनाना है, ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे, और चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके गूगल पे सर्च भी कर सकते हो। ठीक, अब देखो इसके अंदर ब्लड ऑफ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हमने बना दिया। तो ये क्या है, ये गुच्छा जो है ये है ग्लोमेरुलस, और ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है इसको हमने कहा है वोमेन्स कैप्सूल। ठीक, इस ट्यूब को कहेंगे हम पीसीटी, इस ट्यूब को हम कहेंगे पीसीटी, इस ट्यूब को हम कहेंगे डीसीटी, और इसको हम कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट, और इसको हम कहेंगे लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो यही डायग्राम बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वोमेन्स कैप्सूल में बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज होता है, उसको हम ग्लोमेरुलर नहीं ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक, अब यूरिन प्रोडक्शन जो है वो 3 स्टेप में होता है। अगर वो शॉर्ट में पूछें तो आपको सिर्फ हेडिंग लिख देनी है, जैसे कि ये वाली 3 हेडिंग है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है। यू बनेगा TUVU। ठीक है, उसके बाद अगर ये 5 नंबर में पूछे तो ये पूरा डिस्क्राइब करना है, या 3 नंबर में भी पूछे तब भी ये पूरा डिस्क्राइब करना है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ग्लोमेरुलस से ब्लड को फिल्टर करते हैं, तो इसी को हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को, ग्लूकोज को, वाटर और अमीनो एसिड और एक्सेसिव सॉल्ट को हम क्या करते हैं, ब्लड से फिल्टर कर देते हैं और ये वोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। ठीक, तो वोमेन्स कैप्सूल में जैसे ये सब फिल्टर होके आता है तो उसको हम यूरिन नहीं, उसे हम इनिशियल फिल्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशियल फिल्ट्रेट। तो ये सब ब्लड से फिल्टर हो जाता है और ये इनिशियल फिल्ट्रेट जो है वो वोमेन्स कैप्सूल में एंटर कर जाता है। नेक्स्ट है अपना सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। यूजफुल सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, मेजर अमाउंट में वाटर हो गया, इन सभी चीज़ों को हम वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं सिलेक्ट करके। हमने क्यों नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं किया एब्जॉर्ब, क्योंकि हमें वो हमारे लिए हार्मफुल है। जो यूजफुल चीज़ें उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, वापस से रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? तो
समझ आया कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम क्या करेंगे, वापस से चीज़ों को सिलेक्ट करके हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, निकालना चीज़ों को किसी चीज़ से उसे हम कहते हैं रीअब्जॉर्ब, और वापस से डाल देना उस चीज़ को हम कहते हैं सिक्रीट। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्यूबुलर सिक्रीशन और ये हो जाएगा सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो क्या क्या करना है हमें सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में, यूजफुल सब्सटेंस जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, सॉल्ट, इन सभी को हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे फिल्ट्रेट से। कौन करेगा, कैपिलरीज करेंगी जो सराउंड कर रही हैं नेफ्रॉन को। उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रीशन हम जो चीज़ डालना भूल गए थे, वापस से कुछ चीज़ें रह गई थी डालने के लिए, तो वापस हम फिर क्या कर देंगे, सिक्रीट कर देंगे ट्यूब्यूल के अंदर, इसीलिए नाम इसका ट्यूबुलर सिक्रीशन पड़ा है। तो यूरिया हो गया, एक्सेसिव वाटर हो गया और सॉल्ट हो गया, इनको वापस से हम सिक्रीट कर देंगे जिससे ये हमारे बॉडी से बाहर हो जाएं। तो ये हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें थी, इसलिए हमें क्या करना था, ये बॉडी से बाहर करना था। ठीक, तो इनको हम वापस से सिक्रीट कर देंगे ट्यूब्यूल के अंदर और फिर ये ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा जाकर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन जो है यूरेटर में जाती है, यूरेटर से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन तब तक स्टोर रहती है जब तक ये पास ना कर दी जाए यूरेथ्रा के थ्रू। तो यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो हमारा मस्कुलर होता है, मसल से बना होता है और ये हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है। ठीक, क्वेश्चन बनेगा कि क्या हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमारे नर्वस कंट्रोल में होता है, तो होता है। इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो यूरिन की अर्ज है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे नर्वस कंट्रोल से रिलेटेड है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखना है, एक आती है डिवाइस जिसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हीमोडायलिसिस। ठीक है, इसके ऊपर हम एक सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना देंगे, उसको देख लेना है। ठीक है, तो क्या है हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस का मतलब होता है, हीमो का मतलब होता है ब्लड और डायलिसिस का मतलब होता है फिल्टर करना, या इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। नेक्स्ट देखो, आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है, ये एक डिवाइस होती है। पहली बात, हीमोडायलिसिस करते किस में हैं, उन लोगों में करते हैं जिनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस उनमें किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कोई आर्टिफिशियल किडनी मशीन नहीं है, किडनी के रूप में कोई मशीन हो, नहीं, ये एक मशीन है जो किडनी की तरह नहीं दिखती है, एक मशीन की तरह ही दिखती है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट देखना है कि आर्टिफिशियल किडनी एक डिवाइस होती है जिसमें हम नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करते हैं डायलिसिस के थ्रू। आर्टिफिशियल किडनी में नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं, यानी आर्टिफिशियल किडनी में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स की जो मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये ट्यूब्स जो होती हैं वो एक टैंक में रखी हुई होती हैं और उस टैंक के अंदर क्या रखा होता है, डायलिसिंग फ्लूइड रखा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि जो पेशेंट का ब्लड होता है वो क्या किया जाता है, इन ट्यूब से पास कराया जाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ब्लड से डायलिसिंग फ्लूइड में आ जाता है डिफ्यूज़न के द्वारा और प्यूरिफाइड ब्लड जो है वो वापस से पेशेंट की बॉडी में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि ये वर्क करता है, ये जो आर्टिफिशियल किडनी है बिल्कुल हमारे किडनी की तरह ही काम करता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, स्टमक करो जितने भी कर पाओ, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होती है। रीअब्जॉर्ब जो हम कर रहे थे सेकेंड स्टेप में वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हेल्दी एडल्ट में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, यानी कि कितना ब्लड फिल्टर हुआ है एक दिन में, वो होता है 180 लीटर। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट देखना है प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है। प्लांट्स में एक्सक्रीशन जो है उसमें कुछ मेथड्स बताए गए हैं। ठीक है, कि प्लांट्स जो हैं वो कुछ ऐसे मेथड यूज़ करते हैं जिससे ये अपने एक्सेस प्रोडक्ट को गेट रिड कर सकें, यानी अपनी प्लांट बॉडी से बाहर निकाल सकें। ठीक है, तो ये वो 7 या 8 पॉइंट्स हैं जिन्हें बोर्ड पूछता है लगातार। इनमें से आप कुछ भी सही से जितने भी लिखे हैं वो एज इट इज़ लिख दोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे और ये इस बार भी पूछा गया है 2026 में भी, 25 में भी, 24 में भी और 23 में भी। ठीक है, इसलिए ये 7 के 7 पॉइंट एज इट इज़ याद कर लेना है। ठीक, अब इसमें आलसपन नहीं दिखाना है। ठीक है, तो देखो क्या है, बहुत सारे मैनी प्लांट्स यानी बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर कर लेते हैं सेलुलर वैक्यूल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसे टिक कर लो। और उसके बाद नेक्स्ट है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोर्ड हो जाते हैं लीव्स के अंदर और लीव्स जो है वो बाद में गिर जाती हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं लीव्स में और लीव्स जो होती हैं वो बाद में गिर जाती हैं। तो ऐसे भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट बॉडी से रिमूव किया जाता है। O2 जो है जो प्रोड्यूस हुई है फोटोसिंथेसिस से, उसे रिमूव कर दिया जाता है स्टोमेटा के थ्रू। नेक्स्ट देखना है
जो CO2 प्रोड्यूस हुई है रेस्पिरेशन के टाइम पे, यानी दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन चलती है, बताया है कि दिन के टाइम पे प्लांट सांस लेते हैं, रात में भी सांस लेते हैं। तो सांस लेने से ये क्या करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। तो ये जो CO2 रिलीज़ की है प्लांट्स ने, किसके द्वारा, रेस्पिरेशन के द्वारा, तो ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर कर दी जाती है प्लांट बॉडी से। ठीक, नेक्स्ट है अपना जो एक्सेस वाटर होता है, जो एक्सेस वाटर होता है उसे प्लांट्स ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले बता चुके, 2 थे वो, और ये तीसरा है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि रेजिन और गम्स, ये स्पेशली स्टोर हो जाते हैं ओल्ड जाइलम के अंदर, और ओल्ड जाइलम बाद में एक बार्क के फॉर्म में, जो बार्क होती है, छाल होती है, वो बाद में गिर जाती है, हट जाती है। ठीक, तो उसमें भी ये हट जाती है, यानी ये गेट रिड हो जाती है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखना है, प्लांट जो है वो अपना कुछ वेस्ट सब्सटेंस जो है वो सॉइल के अराउंड ही रिमूव कर देते हैं या एक्सक्रीट कर देते हैं। अब इसके बाद एक्सक्रीशन से रिलेटेड हमने जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे लिखाए हैं, एक है तो एक, नहीं तो बाद में NCERT में तो सारा ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, नेम द फैक्टर, वो फैक्टर बताओ जिस पे वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब जो है वो डिपेंड करता है। नेम द फैक्टर ऑन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड्स अपॉन, यानी उस फैक्टर का नाम बताओ जो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब कितना करना है वो हमें फैक्टर बताने हैं। तो अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्ब, कितना हमें पानी जो है रीअब्जॉर्ब करना है, तो उसके डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में कितना एक्सेस वाटर है और कितना हमें डिज़ोल्व वेस्ट जो है वो बॉडी से एक्सक्रीट करना है। तो इन 2 फैक्टर पे क्या होता है, हमारा वाटर रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। तो ये तो NCERT की लाइन है, अगर पढ़ी होगी NCERT तो अच्छे से मिल गया होगा, वरना यहाँ पे तुम नोट्स में सब पढ़ सकते हो, तुम्हें NCERT छूने की भी ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम NCERT क्वेश्चंस करेंगे। अब कोई डाउट होता है तो कमेंट में बता देना, हम आंसर करेंगे उसका। ठीक है, और उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। ठीक है, थैंक यू बच्चों।